नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं। ये विषय हमारे सभी के ग्रस्त जीवन में बहुत महत्व रखता है। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे घरों में सास बहू के संबंध बहुत ही खराब रहते हैं। तो क्या हम कुंडली से देख सकते हैं कि इस जातिका के अपनी सास के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे या बुरे? आज इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम 3 प्रकार की पद्धतियों के आधार पे उसको आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है केपी की पद्धति, दूसरा वैदिक या पराशरी पद्धति, तीसरा मैं नाड़ी के हिसाब से आपको बताऊं। तो हम 3 पद्धतियों से एक ही चार्ट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हर पद्धति के माध्यम से हम उसी दिशा में जाते हैं, उसी प्रकार के रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। सामान्य से थोड़ी सा परिवर्तन, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वही निकलते हैं। तो आज इस बहुत अच्छे महत्वपूर्ण विषय के लिए, जिसका संबंध हर एक गृहिणी से है, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय उत्तरा दीदी का, आदरणीय हेमलता जी का। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे व्यूवर्स, कालचक्र के सभी व्यूवर्स के बहुत बहुत शुभ के लिए आभार। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो बड़ा रोचक विषय हम लोगों ने लिया है, सास बहू के संबंध अच्छे या बुरे। इस विषय में मैं 2-3 बातें और विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम लोग जब शादी के समय पति पत्नी के गुण मिलाते हैं, उसी तरह से हमको सास और बहू के, यदि सास की इच्छा है कि बहू उसके साथ रहे और प्रेम से रहे। देखिए, एक तो साथ रहकर अच्छे संबंध रहना और एक दूर रहकर अच्छे संबंध रहना, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फॉर्मल रिलेशनशिप चलती रहती है, कभी कभी मिलते हैं साल 5 साल में। जब साथ रहकर आप अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये रिलेशनशिप वास्तव में बहुत अच्छी है। कि मतलब जो लड़की बहू बनकर आई है, वो आपकी बेटी की तरह हो गई है। हर सुख दुख में आपका साथ देती है और आपस में समस्या सुलझाने में मदद करती है। मैं अपना ही बता दूं कि मैं खुद भी सास हूँ और मेरे बेटे की शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरी बहू, हम 20 साल से एक साथ ही रहे, कभी अलग नहीं हुए। अगर वो उनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो हम लोग दिल्ली आ गए और हम लोग अभी भी साथ ही रहे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा अभी हुआ ही नहीं, मैं नजर नहीं लगाना चाहती, लेकिन और उसके पीछे मैंने फिर यही रीजन निकाला कि कारण क्या था। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों की जो लग्न है वही सेम थी और चंद्र नक्षत्र भी सेम। हमने मिला के नहीं किया था कि भाई सास से कुंडली मिला लो, बेटे से ही मिलाई थी, लेकिन वो मिल गई। और फिर दशाएं भी ऐसी चलती हैं जिसमें एक दूसरे से आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। और फिर थोड़ा सा भगवान नेचर जो देता है ना, लग्न पर कुछ ग्रह रहते हैं, उसके हिसाब से जो आपको नेचर मिल जाती है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई हमसे कुंडली मिलवाने के लिए आता है, तो हम लड़का और लड़की की कुंडली तो मिलाएं ही सही, लेकिन उसकी सास के साथ भी मिलाकर देखें। जिस तरह से हम गुण मिलान करते हैं, इसमें गुण मिलान से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें विशेष रूप से दोनों का लग्न चेक कर लेना चाहिए कि किस किस लग्न का है। उन दोनों लग्न के स्वामियों की आपस में शत्रुता तो नहीं है। यह बहुत सिंपल बता रही हूँ। केपी से अगर बहुत ज्यादा कठिन बताऊंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लग्न चेक कर लें, लग्न से लग्न का कैसा संबंध है, षडाष्टक तो नहीं है, द्विद्वादश तो नहीं है, ये चीज हम देखें। और चंद्रमा से चंद्रमा, ये 2 चीजें हमारे शारीरिक मनोवृत्तियां, हमारा आकार प्रकार, विचार और मानसिक प्रवृत्तियों में कंपैटिबिलिटी के। तो ये 2 चीज हमें देखनी चाहिए। और फिर भविष्य में आने वाली दशाएं और अंतरदशाएं, कि वो एक दूसरे से षडाष्टक तो नहीं बना रही हैं व्यक्ति दोनों की आपस में, वरना उनकी लड़ाई होगी। और इसके अलावा हमें जो ग्रह होते हैं, पुरुष ग्रह विशेष रूप से, पुरुष ग्रहों का लग्न में होना या राशि का स्वामी, चंद्र राशि का स्वामी पुरुष ग्रह होना, वो डोमिनेटिंग बनाते हैं। विशेष रूप से सूर्य और मंगल, ये ग्रह यदि लग्न या चंद्रमा के साथ हो या राशि में जुड़े हों, तो हम उसमें उनकी कंपैटिबिलिटी में परेशानी आती है, आपस में नहीं बन पाती उनकी। और दूसरी बात ये होती है कि कई लड़कियों का जिनका चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है, ये मैं अभी सामान्य नियम बता रही हूँ,
एक मैं आपको ऐसी कुंडली बताऊंगी जिसमें उसकी सास से बहुत अच्छी बनती है और एक में नहीं भी बनती है। तो और चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा होता है, है ना, चंद्रमा जो है लड़की को हमेशा अपने मातृ पक्ष की तरफ ढकेलता है और उससे भी हर छोटी बड़ी बातों के बारे में पीहर में शिकायतें करने से भी जो है परिवार में संबंध अच्छे नहीं रहते। सास को तो छोड़ दीजिए, हस्बैंड से भी कभी कभी खराब हो जाए। तो ये तो कुछ सामान्य नियम थे जो हम दोनों कुंडलियों को मिलाकर देख सकते हैं। हमें उसके लिए लड़की की भी चाहिए और सास की भी चाहिए। अब आवश्यक नहीं है कि सास की कुंडली हो, मान लो नहीं है तो हमें फिर एक ही कुंडली जो आपके पास लड़की की आई है उसी के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी अपनी सास से बनेगी या नहीं बनेगी। तो जैसे हमने एक कुंडली फॉर एग्जांपल ली है जी, ये 5 जनवरी 66 बॉर्न है, लेडी है, 6 बजे का सुबह का टाइम है, जयपुर का टाइम है। ये जो है धनु लग्न की है। अब आप देख लीजिए, धनु लग्न जो है अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है ना। मरकरी इनके लग्न पर है, बिल्कुल कस्प पर। लग्न जो है 1 डिग्री 56 मिनट का है और लग्न पर सूर्य भी है। हमने देखा है इसको, ये बिल्कुल दबती नहीं है, बहुत ही दबंग है। सेकेंड हाउस में मंगल और शुक्र भी हैं, बोलने में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड महिला है, ठीक है ना। तो अपने को ये भी लगता है कि पता नहीं इनकी कैसे बनेगी अपनी सास से, लेकिन इनकी सास से शादी को इनके शायद 32 या 34 साल हो गए और ये अपनी सास के साथ ही रह रही हैं और अलग नहीं रही। दोनों सास बहू सर्विस करती रही हैं, सास भी सर्विस करती रही है, बहू भी, और दोनों एक साथ रहे हैं और अभी भी साथ ही रह रहे, मतलब अभी वर्तमान डेट में। तो हमने इसमें फिर यही ढूंढा कि ऐसा क्या कारण रहा। तो जब हम ये देखते हैं कि मेरी मदर को हम किस हाउस से देखेंगे, 4th हाउस से। फिर हम देखेंगे लड़के की मदर को हम कैसे देखें, तो 7th हाउस के हस्बैंड का, तो 7th हाउस से 4th हाउस, मतलब जो 10th हाउस है वो उसकी मदर इन लॉ का है। तो लग्न और 10th हाउस की कंपैटिबिलिटी हम लोग देख लेंगे कि उनकी क्या है स्थिति। मैं केपी पे तो जा ही नहीं रही हूँ, आप देखिए कि शनि, ये बुध जो है वो 10th भाव का स्वामी है, वो उसके लग्न पर है और लग्नेश 7th भाव में है गुरु, वो आपस में एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो गया है। तो इनकी हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है और सास के साथ भी बहुत ही रेस्पेक्ट करना, सब कुछ करना। और इनकी दशाएं भी क्या चली हैं आप देख लीजिए। राहु की महादशा में कभी शादी हुई है इनकी, गुरु की महादशा चली और अभी शनि की चल रही। शनि को हम देखते हैं तो शनि जो है 3रे भाव में जो है बैठा हुआ है, कुंभ राशि का होके। तो इनके जो जान पहचान वाले मित्र हैं ये भी स्थायी रूप से बताते हैं कि परमानेंट रहेंगे और वो शांत रहेंगे। तो एक चीज मैंने देखी थी कि शनि यहाँ है, इसका क्या फायदा है, इसके लिए मैंने 10th हाउस के सबलॉर्ड को लिया। यहाँ मैंने सिर्फ केपी का प्रयोग किया। 10th हाउस का सबलॉर्ड हमने लिया और वो शनि ही है और वो इनके 3rd हाउस में है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मित्र की तरह रहती हैं, हर दिल की बात करना, एक एक चीज का ध्यान। मैंने तो देखा नहीं है ऐसा कभी किसी के घर में, बहुत ही जबरदस्त इनकी कंपैटिबिलिटी है। मैं एक आदर्श मान सकती हूँ इनको और शानदार, मतलब अभी भी बहुत ही बढ़िया। और मैं इससे क्या कहूँ, आगे भी मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, उनका साथ ही रहेंगे जो कर। अब तो रिटायर हो गई इनकी सास, तो काफी उम्र हो गई है उनकी, 75 साल से ज्यादा की होंगी, लेकिन बढ़िया है, बहुत ही कोऑपरेटिव। ये भी कोऑपरेटिव है उनके साथ, चाहे दूसरों से कितना भी डॉग झाड़ ले, लेकिन उनके साथ बहुत कोऑपरेटिव। कंपैटिबिलिटी आप देख लीजिए। और ये द्विस्वभावक लग्न है तो बुध और गुरु ये दोनों ही आते हैं लग्न और चतुर्थ या 7th भाव या 10th भाव। तो ये दोनों ग्रह जो हैं ऐसे हैं जो ज्यादा लड़ाई झगड़े बहसा बहसी में विश्वास नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आप इसको जिस तरह से मैम ने इतने अच्छे से तो समझा दिया, वो सारे पॉइंट्स ही तो उसमें भी लग रहे हैं, तो वो मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। मेरा एक ही पर्पस होता है, मैं लग्न से मतलब एक ही उसी कुंडली को ही अगर आप देखें और उस कुंडली से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आपकी सास के साथ कैसा संबंध रहेगा। आप लग्न को देखिए और 10th भाव के स्वामी को देख लीजिए, दोनों की कंपैटिबिलिटी जैसा मैम ने बताया, वो अगर दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी अच्छी है, दोनों मित्र ग्रह में हैं, एक त्रिकोण में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं, तो वो आपके अंदर बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। और अगर वो 2-12 बैठे हैं या 6-8 की पोजीशन पर बैठे हैं, तो ये एक मेजर पॉइंट बन जाता है उनके रिश्तों में खटास का। इसके साथ में कुछ 2-3 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगी कि इसके साथ 2-3 पॉइंट्स में ये है कि देखिए, सबसे पहले लग्न को देखिए कि कोई कितना प्रेशर झेल सकता है। मेन सबसे पहले लग्न है, क्योंकि जो बच्ची है या जो भी लड़की है, यहाँ तो जनरली हम महिला की बात कर रहे हैं कि उसके अपने सास के साथ, क्योंकि कोई मेल तो जाके ससुराल में रहेगा नहीं,
तो फीमेल के लिए ही बात करें तो वो अपना घर छोड़ करके आती है। तो जब अपना घर छोड़ करके हमको दूसरी जगह सेटल करना है, स्टेट अपने को सेट करना है वहां पर, तो वहां पर एडजस्टमेंट जब देखेंगे तो वो हम लग्न से देखेंगे कि लग्न कितना बली है। लग्न अगर पीड़ित है, उस पर राहु केतु की एक्सिस है और वो शनि मंगल से, तो वो खुद ही अपने आप में ही बहुत परेशान है, तो वो दूसरे को क्या सुख देगा। तो उसके लिए तो कोई कितना भी अच्छा होगा तो वो खुद ही किसी के साथ क्या रिलेशन निभाएगी। तो मैंने तो देखा है कि लग्न अगर मजबूत है तो वो ऐसे रिश्तों को भी झेल जाती है जहां पर के कभी छोटी मोटी बातें भी होती है, यानी इग्नोर कर देते हैं। जिनका लग्न स्ट्रांग होता है, बली होता है, और उन जिनका संबंध बृहस्पति से जुड़ा होता है, बृहस्पति से या सॉफ्ट प्लेनेटों से जिनका संबंध जुड़ा होता है, तो वो कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड आता है वाणी। देखिए, हर रिश्ते की जो खटास है ना, वो वाणी पर डिपेंड करती है। अगर आप अपनी की वाणी अच्छी है तो आप कहते हैं ना, कितना भी कोई दुश्मन है आप उसको भी अपना बना लेंगे। और जो आपका कितना भी वेल विशर है, मैं उसके लिए बहुत कुछ करती जाऊं, और अगर मैं उसको गालगंदे तरीके से बात कर रही हूँ, बहुत अकड़ के बात कर रही हूँ, तो देखिए हर रिश्ता कुछ सॉफ्टनेस मांगता है। और अगर देखिए सास है, वो एक बुजुर्ग है, बड़ी है, तो अगर हम उनको अकड़ के बोलेंगे या रौब में बात करेंगे तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वहां पर हमारी वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और तीसरा पॉइंट मैं एक लूंगी, वो है आपका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव देखिए हमारी मानसिक शांति का भाव। अगर वो हमारा मानसिक शांति अगर यानी फोर्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है, बली है, तो ऐसे लोग मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए वो दूसरों के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा कूल रखते हैं। अगर जिनका फोर्थ हाउस से पीड़ित है, यानी जिनको आदत ही है अपसेट रहने की, परेशान रहने की, वो दूसरे को भी कभी खुश रहने ही नहीं देंगे। यानी जिनका फोर्थ हाउस मजबूत है, वो अपनी मानसिक शांति को बनाने के लिए हर तरह का एडजस्टमेंट करेंगे और उस रिश्ते को बना लेंगे। ये मेन है। और तीसरा फिर वो दशम भाव आता है कि दशम भाव का संबंध अगर हमारे लग्नेश के साथ अच्छा है, मित्र ग्रह हैं, तो उसके साथ अच्छा बनता है। अब मैं अपने इन पॉइंट्स को आपके सही कुंडली पर लगाना शुरू करती हूँ। जैसे कि आपने देखा धनु लगन, धनु लगन है यानी बृहस्पति। बृहस्पति अपने आप में भी बहुत नॉलेजेबल हैं, बैलेंस बनाने वाले हैं, दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं। तो वहां से, और आप देखिए उस पर 10th लॉर्ड कौन हो गई? बुध। बुध खुद ही उनके पुत्र हैं बृहस्पति के। तो वहां पर एक कहते हैं ना पिता और पुत्र वाला, यानी एक रेस्पेक्ट तो आपस में ग्रहों में ही आ गया। अब चाहे मदर सास ने किया या बहू ने किया, किसी ने भी किया, लेकिन दोनों के में रेस्पेक्ट आ गया एक तरीके से, तो वो एक रेस्पेक्ट हो गया। और फिर देखिए 10th लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठे, लग्न में बैठ करके, ये लग्न का संबंध भी बहुत बड़ा है कि लग्न में बैठ करके वो उसके कहते हैं ना दिल और दिमाग पर छा गई हैं, यानी वो उनके उस ऑरा से, उस दिल से बाहर नहीं निकल सकती। तो इसीलिए वो उनको रेस्पेक्ट करनी। और सप्तम से फिर दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, तो दोनों में कहीं पर भी कोई भी इस तरह का कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं आ रहा जो उनके बीच में रुकावट बने या उनके रिश्तों को खटास देने वाला हो। ना तो कोई मैलिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और ना किसी की पड़ रही है। तो वो पॉइंट हमारा वहां क्लियर हो गया। सेकेंड हाउस में देखिए शुक्र भी बैठा है और मंगल भी बैठा। तो देखिए मंगल ठीक है कुछ होगा, लेकिन शुक्र बैठने से कभी कोई गलत वर्ड यूज नहीं करें। शनि की राशि में शुक्र मित्र है, तो ऐसे लोग जहां शुक्र का संबंध आ जाता है तो वो वहां पर वो खुद भी कभी भी इसको संबंध को नहीं, कभी भी गलत शब्द यूज नहीं करते। तो एक ये पॉइंट भी यहाँ पर हमारा क्लियर है। फोर्थ लॉर्ड देखिए, फोर्थ लॉर्ड अगेन बृहस्पति है, तो अगेन बृहस्पति फिर अपने से फोर्थ बैठे हैं। तो यानी इस जातिका के लिए मानसिक शांति और रिश्तों की वैल्यू बहुत मायने रखती है। तो वो फिर वहां से भी ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और इसलिए, और एक पॉइंट और है जो मैंने जनरली कुंडलियों में देखा है, शुक्र का और चंद्रमा का जब आमने सामने हो जाए एक दूसरे से, तो ये कभी भी रिश्तों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी दोनों आमने सामने नहीं है, तो इसीलिए इस रिश्ते में जैसा कि मैम ने बताया कि इतना जो आइडियल बना हुआ है, तो उस रिश्ते में हमारे सारे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं। तो मेरे साथ यही है, और इसको अब सर अपने हिसाब से और बताएंगे नाड़ी के थ्रू। तो अब आप नाड़ी के थ्रू इसको सुनिए। देखिए बहुत अच्छा बताया आपने, सारे मुख्य पॉइंट्स तो सारे आप लोगों ने कवर कर दिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, एक इन सभी पॉइंट्स के साथ में जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए कभी भी अगर चंद्रमा अगर सप्तम भाव में आ जाता है किसी का भी,
तो वहां पे मदर या मदर इन लॉ की इंटरफेरेंस इन द फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा वहां आ जाए तो मैं चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कराता हूं, ताकि कि किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस इन द मैरिटल लाइफ जो है ना आए। सेकेंडली, गुरु जब जो है वो नोबिलिटी का कारक है। गुरु जो है एक बड़ों के आदर देने का कारक है। गुरु हमारे को समाज में व्यवहार करने में किस प्रकार का जो एक चरित्र होता है उस प्रकार का कारक ग्रह है। और अब इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुंडली में वो लगन को देख रहा है, तो लगन को प्रभावित कर रहा है अपने अच्छे गुणों से, क्योंकि वो केंद्र का ही स्वामी है इस कुंडली में। रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है, वक्री होके वो जो शुक्र और मंगल दोनों को देख रहा है। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को पत्नी और मंगल को पति का कारक ग्रह कहा गया है। तो नाड़ी ज्योतिष में जब हम देखते हैं तो अगर कहीं पे भी इन दोनों ग्रहों के बीच में कोई भी प्लेनेट आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि उस प्लेनेट की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, राहु जो उनकी ट्राइन में है, क्योंकि हम डायरेक्शनल एस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राहु और चंद्रमा उनकी ट्राइन में है। और चंद्रमा की डिग्री जो है शुक्र की डिग्री से थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग बराबर डिग्री पे बैठे हैं। और राहु जो है वो कम डिग्री का है। ये एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे राहु की डिग्री सबसे कम है, और उसके बाद मंगल की डिग्री है, और उसके बाद शुक्र की डिग्री है, और उसके बाद चंद्रमा की डिग्री है। यानी कि इंटरफेरेंस इन द मैरिड लाइफ ना मदर की होगी ना मदर इन लॉ की होगी, ये निश्चित हो गया। सेकेंडली, मदर इन लॉ वो हल्का सा एक ऊपर का पोजीशन रखेंगी, जिसका मतलब कि वो स्वीकृति, पत्नी भी अपनी सास को वो स्थान देगी कि वो उनका मान सम्मान करती रहेगी और वो उनके उनके उसको फॉलो करेगी। और यहाँ मंगल जो है वो शुक्र के पीछे है, तो अर्थात पत्नी के पीछे पति भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। समय लगेगा लेकिन वो उसको पूरा मान सम्मान देता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी, और वक्री होके गुरु वापस आ रहा है और उसकी दृष्टि है, तो अगर कभी छोटी मोटी किसी स्थिति में बात हो भी जाए तो गुरु उस ग्रह को, उस स्थिति को आराम से, बड़े मतलब जिसे कहते हैं बहुत अच्छे वातावरण में घर के अंदर ही बात को खत्म करने का एक जो है पात्रता, योग्यता रखता है। तो वो वहां पे उस स्थिति को कभी बढ़ने नहीं देगा। एकमात्र यही कारण ऐसे हैं जिनके कारणों से हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उनके जीवन में नहीं आई। और अगर मैं अब चलित कुंडली से भी देखता हूं तो ये चीजें सभी उसी तरह से हमें नजर आती हैं कि सूर्य जरूर मंगल के पास आया है, तो उनमें दृढ़ता, जो हस्बैंड है उनके अंदर भी दृढ़ता को वो बढ़ा रहा है। और बुध अपनी स्थिति जो है गुरु और चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये जाति का बहुत ही विनम्र और हंसी मजाक वाली भी रहेंगी। इनको बहुत उस तरीके की आदत भी होगी कि हर बात में कोई ना कोई एक मजाक करते ना, थोड़ा सा वाणी से जरूर कठोर हो सकती हैं, लेकिन बाकी स्वभाव में ये बड़ी सौम्य होंगी और बड़ी योग्यता पात्रता रखती होंगी। प्रोबेबली बहुत अच्छी एक टीचर हो सकती हैं, बहुत अच्छी एक गाइड हो सकती हैं। ये बहुत अच्छा जिस भी क्षेत्र में काम करेंगी उस क्षेत्र में अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने की पात्रता रखती हैं, क्योंकि बुध और गुरु आपस में सामने है। तो इवन घर के अंदर भी जब ये बात करेंगी तो रखने का तरीका उसको इतने अच्छे तरीके से रखेंगी कि उस बात पे विरोध की स्थिति बनने की जो संभावना है वो काफी कम है। और गुरु शुक्र को के ट्राइन में होने से, चंद्रमा भी ट्राइन में आने से, ये दोनों ग्रह शुक्र को भी एक सौम्यता जो उसकी पहले है, आर्टिस्टिक क्वालिटी वाली जो चीजें हैं और बढ़ाएंगे। शी कैन बी ए वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छी जो हो सकती हैं आर्टिस्ट हो, ये फाइन आर्ट्स की बहुत अच्छी एक योग्य पात्रता रखने वाली व्यक्तित्व रखती हैं, और ये बहुत अच्छी, जिसे कहना चाहिए बोलने चालने में इनकी सौम्यता बहुत अच्छी। तो मेरी समझ से इस कुंडली में मैं कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देख पा रहा कि जिसमें पति पत्नी या उनके किसी रिश्ते में कोई दरार आने वाली स्थिति बने, क्योंकि जब भी सूर्य या चंद्रमा मंगल और शुक्र के मध्य में आते हैं तब ये प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अन्य ग्रहों का अलग टाइप का प्रभाव होता है, लेकिन जब भी ये आएंगे तो कोई ना कोई जो दूरियां होने का कारण ये हम इसको इस तरह से लेते जी। बहुत अच्छा है दीपक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक कुंडली और लेते हैं दीदी यहाँ पे, जिसमें जहां पे जातिका का अपने ससुराल में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं,
और वो क्यों नहीं रहे हैं हम कुंडली के माध्यम से ही देखेंगे, और इसी तरह से उस कुंडली के माध्यम से ही हम देखेंगे कि वो सब अपनी अपनी पद्धति से जब बताएंगे तो बहुत आसानी से दर्शकों को समझ में आएगा। वो घर बैठकर भी किसी भी कुंडली पे सहजता से निकाल सकते हैं कि किसके जीवन में कब समस्या आएगी या नहीं आएगी और क्यों आएगी। ये आ गई है, ये दूसरी फीमेल की कुंडली है। यस मैम। फरवरी 1967 5:38 रुड़की। ये मकर लग्न की कुंडली है। सूर्य इनके लग्न पर है, मंगल इनके 10th हाउस में है केतु के साथ, और राहु सामने से देख रहा। 2nd हाउस में बुध है, चंद्रमा है और शुक्र है, तीनों ग्रह हैं। शनि इनके भी 3रे भाव में ही है और गुरु इनके भी 7th भाव में है। और इसके अलावा बाकी हर्षल और नेपच्यून इनको तो छोड़ ही दें। इस कुंडली को हम यदि देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में गुरु, जो कि हम जिसको शुभ मानते हैं, बहुत ही विद्वत्ता देता है, समझदारी देने वाला ग्रह, वो लग्न को देख रहा है, लेकिन वो तृतीयेश और व्ययेश है, वो अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। इसी प्रकार सूर्य को यदि हम देखते हैं तो सूर्य भी अष्टमेश है, वो अष्टमेश होकर लग्न पे आया है और 27 डिग्री का मतलब मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। और गुरु जो है वो 3 डिग्री का अपने ही नक्षत्र में है, मतलब गुरु की दृष्टि यहाँ अकारक हो गई है, लग्न को और बिगाड़ने वाली, नेचर को बिगाड़ने वाली। और सूर्य जो है वो हमेशा इनको एक न एक चिंता, एक न एक परेशानी की तरफ प्रेरित करता है, देता है। देखिए मंगल जो है इनका 4th भाव और एकादश भाव का स्वामी है, लेकिन मंगल का 10th भाव में होना, हम वापस अब ये नहीं कहेंगे कि भाई हम 10th भाव से उसकी मदर इन लॉ को देख रहे हैं, वहां पर मंगल है और केतु भी है, साथ में राहु 7th भाव से देखता है, उस भाव को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। तो वो उनके स्वभाव को, मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि दोनों का स्वभाव जो है उसमें गड़बड़ है, ये भी कम नहीं है और वो भी कम नहीं है, ये चीज इसमें दिख रही है। और ये बोलने में भी कम नहीं है क्योंकि बुध भी इनके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है और बुध इनका 6ठे भाव का स्वामी है, हालांकि भाग्य भाव का भी है। तो 6ठे भाव का स्वामी यदि 2nd हाउस में आता है तो रुपया पैसा धन देता है, लेकिन वो बोलने में भी, और हमेशा बोलने में व्यक्ति पीछे नहीं हटता, कभी भी बहुत ज्यादा बातचीत करता है, चुप नहीं रह सकता, तो कुछ समस्याएं उससे भी हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त फिर उनके मदर इन लॉ भी तेज स्वभाव की हैं, वो भी कम नहीं पड़ रही हैं, और राहु की दृष्टि उन पर है। इसका मतलब यह है कि वो दिमाग में तरह तरह की उनकी प्लानिंग भी चलती होगी। और इसके बाद हमने जब देखा कि जब इनकी शादी हुई होगी तो या तो वो गुरु की महादशा में हुई होगी, गुरु की में हुई होगी, या राहु की में हो सकती है। तो जो दशाएं भी चली है ना, गुरु की तो महादशा बहुत ही खराब लगी है, क्योंकि तृतीयेश और व्ययेश है, संबंध किसी से बना के नहीं रखना, किसी से दोस्ती बना के नहीं रखना यहाँ पर। और उसके बाद 12वें भाव का स्वामी हो गया। और इसके अलावा जो हम यदि देखें तो अगर हम नक्षत्र इसका सब देखते हैं तो चंद्रमा जो है, गुरु जो है चंद्रमा के शनि के नक्षत्र और शनि के ही सब में है, अकारक भाव हो गया बहुत ज्यादा। हालांकि शनि जो है यहाँ पर 12वें भाव में मीन राशि का गुरु का ही हो गया है, लेकिन फिर भी उसका मतलब होने से इनके जो नेचर दोनों के बिगड़ गए हैं, तो ये कंपैटिबिलिटी में कोशिश भी नहीं करती हैं और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ इनका चलता रहता होगा। अगर ये साथ रहती हैं तो हो सकता है कि ये साथ भी ना रह रही हो या अलग हो गई, तब भी इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। देखिए जिस तरह से हमने पहले चार्ट पर बात की और मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया, अब फिर वापस से फिर हम वही कंपैरिजन करेंगे। देखिए पहले चार्ट पे हमने देखा लग्नेश लग्न को देख रहा था, लग्न मजबूत था। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश 3rd हाउस में चला गया, यानी अपने से 3rd चला गया है, यानी वो 3rd हाउस में है तो एफर्ट्स करने में विश्वास करती है। अब इस जातिका की देखिए लग्न में सूर्य कौन बैठा है, अष्टमेश बैठा है, और मंगल 4th दृष्टि से फिर अगेन लग्न को देख रहे हैं। और देखिए 12th लॉर्ड होकर के बृहस्पति भी एक तरीके से तो कहते हैं ना लग्न यहाँ पीड़ित हो गया, लग्न में पीड़ा पूरी पहले यही से ही आ गई और ये लग्न की पीड़ा जो है लग्न यहीं से पीड़ित हो गया। तो यानी माइंड में उलझन, परेशानी, टेंशन तो इनके खुद के लग्न से ही शुरू हो गई। जैसा कि मैंने अपने पहले पैरामीटर्स में बताया कि हम लग्न को देखेंगे, तो यानी गर्मी बहुत है जातिका के माइंड में, कुछ भी गलत बात क्योंकि देखिए सूर्य है वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता, झुकना पसंद नहीं करता किसी के सामने, अपना स्वाभिमान और मैं जो कह दिया वो बात सही है,
इसके बाद फिर जुपिटर और देख रहे हैं उच्च के होकर के, तो ज्ञानी भी बहुत हैं, नॉलेज भी बहुत है। तो जब नॉलेज है होती है तो फिर हम दूसरे को चाहे समझाने की ही बतौर सही हम उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं, छोटे तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए ये प्रॉब्लम पहली हमारी लग्न से आ गई। सेकेंड हाउस में फिर देखिए बुध बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं और शुक्र बैठे। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैम ने बताया कि बुध अगर बैठ जाए, 6 लॉर्ड होकर के बुध बैठे हैं, 9th लॉर्ड होके बैठे हैं, तो यानी ये चुप नहीं रह सकती। कोई गलत बात अगर बर्दाश्त नहीं हो रही ना कोई, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग चुप हो जाते, ठीक है यार बड़ी बुढ़िया कर रही होंगी कुछ भी, लेकिन ये चुप नहीं रह सकती। अगर गलत है तो उसको बोलेंगी ही बोलेंगी। वो फिर वहां पर सेकंड, तो यानी ये कभी बोलती सॉफ्ट हैं, अच्छा बोलती हैं, लेकिन बोलती स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि अच्छों को चुभ जाता है। और इसके साथ ही फिर 4th हाउस देखिए, 4th लॉर्ड में अगेन राहु बैठे हैं, सामने से मंगल देख रहे हैं, तो फिर 4th हाउस की भी पीड़ा यहाँ पर आ रही है, यानी मानसिक शांति इनकी जिंदगी में नहीं है। तो अब वो तो किसी ना किसी से मिलनी है, अब चाहे सास से मिले या किसी और से मिले, किसी ना किसी से तो मिलेगी। तो 4th हाउस भी पीड़ित हो गया। इसके साथ ही फिर अगेन फिर हम 10th हाउस पर आते हैं। अब 10th लॉर्ड को देखिए, 10th हाउस कौन, राहु केतु की एक्स, अगेन मंगल बैठा है वहां पर। गर्मी, सास के अंदर भी, सासू माँ भी, उनके अंदर भी गर्मी कम नहीं है, वो भी बहुत सुपर अपने आप में। और उस पर भी सोने पे सुहागा कि मंगल के साथ केतु बैठ गए, यानी वो डबल गर्मी और ज्यादा तीक्ष्णता आ गई बोलने में, जो बहुत जरूरत से ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है। और सेकंड, मान ली 10th से अगर सेकंड देखें तो मंगल है, मंगल लग्न में ही बैठ गया सेकंड लॉर्ड, यानी एक तरीके से 11th लॉर्ड। तो यानी किसी को छोड़ना नहीं है। अपनी भाषा में इतना मंगल केतु इतना कटाक्ष बोलता है किसी को कि आदमी को अंदर तक चुभ जाए। अब जिस लेडी के लग्न में सूर्य बैठा होगा वो कैसे चुप हो जाएगी। तो यहाँ तो दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया लग्नेश का और 10th लॉर्ड का, देखिए लग्नेश और 10th लॉर्ड दोनों मित्र हैं, इसीलिए ये दोनों लड़ती रही मरती रही लेकिन साथ रही हैं। ये लोग अलग नहीं रही, कभी भी अलग ना रही होंगी ना रह सकती हैं। और इसके साथ ही फिर जैसा कि हमने बताया कि दोनों ही फिर 2/12 की पोजीशन था। जैसे कि पहले चार्ट पे हमने देखा था दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2/12 हो 6-8 हो तब भी सास बहू में नहीं बनती। यानी दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के अपने अपने घमंड में है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज्ञानी ज्यादा हूँ, मुझ में समझ ज्यादा है। तो दूसरा कह रहा तुझसे ज्यादा तो मुझ में समझ है। तो यहाँ पर कोई भी किसी को ना तो सास दब रही है ना बहू दब रही है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मेरा था, जो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं। ये भी एक योग मैंने देखा है कि जब ये साथ में हो तो सास बहू में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे को काटने को ही आती है। ये मेरा बहुत ही कई चार्ट्स पर लगाया हुआ पॉइंट है। तो ये इस तरह से मेरे सारे पैरामीटर्स इसमें लग रहे हैं। तो रही साथ में है क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न में एक संस्कार दिया हुआ है, यानी क्रिया सास का बहुत किया है लेकिन सास की बातें कभी बर्दाश्त नहीं हुई। और एंड तक टिल डेथ, सासू माँ की डेथ हो चुकी है और ये टिल डेथ उनकी खूब करती रही लेकिन कभी बर्दाश्त नहीं। तो ये चीजें यहाँ पर इस पॉइंट पर आप सर बताएंगे इसमें कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वैलिड हैं। देखिए केतु मंगल का आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं यहाँ एक और बात बताता हूँ, जिनका भी केतु मंगल की युति होती है वो क्रिटिक बहुत अच्छे होते हैं। आप कहीं पे भी उनको देखेंगे, वो कहीं पे भी बैठेंगे, दोष निकालने की जो उनकी आदत होती है उनसे अच्छी आदत किसी में नहीं मिलेगी। और वो ऐसे बारीक, क्योंकि केतु जो है माइन्यूट लेवल पे गलती निकालने की जो है एबिलिटी दे देता है, तो ये छोटी छोटी गलतियों में ही बहस होती होगी कि छोटी थाली ले बड़ी थाली लेनी थी, बड़ी थाली ले ली छोटी लेनी थी, तूने चम्मच क्यों लिया कड़छी लेनी थी, कड़छी क्यों लिया वो चम्मच लेना था। यानी कि ईगो, ऐसी बातों की ईगो जो कहीं पे वो नहीं करती हैं। और अब यहाँ पे दशम भाव में मंगल केतु की युति का जो आपने बताया कि सास में भी ये बराबर का रहा होगा और इनमें भी रहा, तो दोनों में रहा। और अगर मैं इस हिसाब से देखता हूँ, देखिए केतु जो है बुध के साथ संबंध बनाए तो वो व्यक्ति को हमेशा वाणी से संबंधित कहीं ना कहीं दोष देने में सक्षम रहता है, एक बात।
क्योंकि यहाँ से डायरेक्शनल एस्पेक्ट से रिलेशनशिप है। पहली बात, आर्टिस्टिक क्वालिटी इनमें भी बहुत बेहतरीन होंगी, ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, कोई ना कोई फाइन आर्ट की कोई चीज बहुत अच्छी इनको आती होगी जो एक्सेप्शनली गुड होगी। प्रोफेशन नहीं हो सकता वो इनका, लेकिन वो इनको आती बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो वाणी से संबंधित अगर जब हम बात करने लगते हैं तो ये समझ में आता है कि इनके पति और पत्नी के बीच में भी जब भी समस्या बनी तो वहां पे कारण मैं आप समझा देता हूँ। यहाँ डिग्री वाइज हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे मंगल की डिग्री 5 है, और उसके बाद अगर मैं डायरेक्शनल एस्पेक्ट में देखता हूँ कौन से 3 प्लैनेट आते हैं, चंद्रमा, शुक्र और बुध। तो बुध जो है, चंद्रमा 3 है, यानी चंद्रमा पहले है। तो जो माँ है वो चाहे कितनी मर्जी वो रही हो, जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने इनको ज्यादा वैल्यू दी है हमेशा। तो माता का चाहकर भी कोई वो रहा नहीं, वो भी चुप नहीं रही होंगी क्योंकि उनके आगे मंगल आ गया डिग्री वाइज, तो उनमें भी खूब गर्मी और तेजी रही होगी। अब उसके बाद आता है बुध की स्थिति। यहाँ पे बुध की डिग्री है 13 के बाद आता है केतु की डिग्री। तो कहीं ना कहीं केतु और बुध जो बीच में आ गया है शुक्र और मंगल के बीच में, तो कहीं ना कहीं जब भी दिक्कत आई होगी, छोटी कोई ननद या कोई इस प्रकार के रिलेशंस के कारण से इनके बीच में विवाद को बहुत अधिक तूल मिलती रही होगी, और उसने हर बात में जो है भड़काने का काम माँ को किया होगा, माँ ने अपने बेटे को कहा होगा और बेटे ने उसको रिएक्शन करा होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कहीं ना कहीं पारिवारिक उसमें उनके जो है मतभेद के कारण जो है मैंने कारण भी बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे सूर्य का जो आपने लगन में बैठा बताना, अष्टमेश होके सूर्य का जो लगन में बैठा बताना, तो इनके अंदर भी जो है स्वाभिमान को जो है कि भाव का कहने को स्वाभिमान होता है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वाभिमान और अभिमान में कितना अंतर होता है, मामूली सा अंतर होता है। आप नेक कार्य करते हो लेकिन कभी कभी नेक कार्य का भी अभिमान हो जाता है, तो उस नेक कार्य का भी जो सारा यश है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छी सेवा करने की प्रवृत्ति देगा, क्योंकि गुरु वक्री है। फिर अगेन तो गुरु वक्री होके संबंधों को कभी खत्म उसने इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि गुरु वक्री होके पिछले भाव से मंगल, केतु, शुक्र और बुध इन सबसे संबंध बना रहा है। वो कहीं पे भी किसी चीज को खत्म नहीं होने देगा, और वो लगन को भी देखकर अकारक है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ना कहीं इनको और इनके पति को दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं दी होंगी, लेकिन वो 100% कहीं ना कहीं वो परिवार को बचाने का काम बहुत अच्छे से उसने करा है। क्योंकि जब वो बकरी वाले गुण के हिसाब से रिजल्ट देगा तो वो किसी भी चीज को खत्म नहीं होने देगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा इन्हें बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छे से इनको वो करने देगा। देखिए वाणी जो है, ज्यादा वाणी चलने के लिए चंद्रमा का बुध का कभी भी साथ बैठा दो तो आप देखेंगे उनमें बहुत बोलने की काबिलियत होती है, और तरह तरह का बोलने की काबिलियत होती है। हम मिमिक्री वालों में देखते हैं जो होते हैं, ऐसे लोग दूसरों की आवाजें निकाल सकते होते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरीके की वो जो वाणी से कोई काबिलियत रखना जो होता है ना, कि बहुत कहीं पे बोलकर कुछ भी कोई चीज को प्रूव करना हो तो वो रखते हैं। द्वितीय भाव में ये सब बैठना, और शुक्र भी वहां बैठना, चंद्रमा भी वहां बैठना, मतलब बोलते जरूर होंगे ज्यादा, लेकिन ज्यादातर समय अच्छा बोलते होंगे। लेकिन मंगल केतु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इनको उसकी वजह से भी दिक्कतें आती होंगी। शरीर पे कहीं ना कहीं बुध के खराब होने से, जहां तक मैं मानता हूँ, कोई ना कोई इनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर जीवन में आई होगी निश्चित रूप से, जिसे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी गंभीर भी रही होगी। क्योंकि बुध का कुंभ राशि में आना, विद्वान तो इनको बहुत बना दिया उसने, खूब पढ़ी, अच्छी समझदार, पढ़ी लिखी, जिसे योग्यता, मैं कहता हूँ लिखने में भी अगर आएंगी तो ये बहुत अच्छा लिखेंगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं उन दो अच्छाइयों के साथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी भी देगा। तो ये एक कुंडली बड़े आसानी से हम देख सकते हैं कि कारणों में भी हम बता सकते हैं कि कौन उसमें बीच में दरार का काम करेगा और कौन जो है, क्योंकि गुरु जो है वो कोई घर का बड़ा योग्य सम्मानित व्यक्ति है, वो हमेशा बीच में बैठ के हर चीज को सुलझाता रहा होगा, किसी भी कीमत पे वो चीज कभी खत्म नहीं होने देगा। 2 मकान इनके अपने नाम से होने चाहिए जरूर, इस जीवन में अपने नाम से 2 मकान जरूर बनाएंगे। बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नारी से आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बताया। लग्न में यही सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, क्योंकि अष्टमेश का लग्न में आना, और वो भी सूर्य उग्र प्लैनेट का, हमेशा एक तो नेगेटिव थॉट भी देता है मन में, तो आदमी बार बार उसके नेगेटिव आती है, वो पॉजिटिव होना चाहता है, एक अनिष्ट की आशंका से वो भरा रहता है हमेशा।
कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और इसलिए उसका बिहेवियर जो है, जो आप कह सकते हैं मानसिक शांति नहीं रह पाती उसका, इसलिए उसका बिहेवियर हमेशा खराब है। नहीं, गुरु ने जरूर उनकी उग्रता को थोड़ा सा कम कराया, लेकिन पूरी तरह खत्म कर नहीं सकता कि वो जो एक स्वाभाविक जो होता है ना, देखिए सूर्य अपने प्रकाश को तो छुपा नहीं सकेगा, सूर्य अपनी गर्मी को छुपा नहीं सकता, सूर्य अपना, क्योंकि मकर राशि में वैसे भी जो हमारी जो जैसे कहते हैं कि मोस्ट प्रैक्टिकल राशि वाली जो है, उसमें आके तो इनके मतलब अगर हम कहीं बोले तो इनके पिता भी बहुत प्रैक्टिकल आदमी रहे होंगे। बट हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है, ये सारी की सारी एकदम से जो जिसे कहना चाहिए कि लाइफ में जो अगर कहीं पे अपनी बात पे आ जाएगी तो वहां ये प्रैक्टिकल होके ईगोइस्टिक अगर जहाँ पे होना है तो वहां पे फिर खड़ी हो जाएंगी कि नहीं, मैं तो इस बात पे तो कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। तो गुरु उच्च का है, उच्च का गुरु है। जी सर, जी मैम, जी मैम, उच्च का ही भी तो फिर ना, तभी तो सर, तो दोनों ही चीजें हैं, दोनों बहुत सही बताया सर, वेरी गुड, बहुत नाइस है, सारी चीजें पूरे इसके जातिका के अंदर देगा भी और साथ में मतलब जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करेगा। बीपी भी दिया होगा इसने, लेकिन कहीं कंट्रोल भी किया होगा, कई चीजों को बहुत रोका भी होगा कि नहीं भाई ये मत करो। और मतलब जैसे कहते हैं रोकने का काम और देने का काम, ये दोनों काम उसने गुरु ने दिए कि वो कहीं पे किस चीज को रोकना है और किस चीज को और बढ़ाना है, वो दोनों चीजें वो कर रहा है। कहाँ पे उसको एक बैलेंसिंग करनी है तो वो वहाँ बैलेंसिंग करने पहुंच जाता है, और जहाँ पे उसको प्रिंसिपल्स की बात आएगी तो शी विल नॉट कम्प्रोमाइज इन हर लाइफ। ये है कि मैं नहीं मानूंगी, अब चाहे इसमें नुकसान हो हानि हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर वो कहेंगी मेरे को नहीं मानना है इस बात, नहीं मानना, बिल्कुल सही बात। वो योगी इस तरीके दिख रहे हैं पूरे इसके अंदर। हाँ जी। चलिए, एक बहुत अच्छा विषय हम फिर ऐसा एक और ही बहुत ही रोचक विषय फिर लाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी को हमारे इस प्रयास से कोई लाभ हो। वो अगर किसी प्लैनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्लैनेट की रेमेडीज करके उस प्लैनेट के कारण से होने वाली क्षति के कारण से संबंधों को बचाने का प्रयास कर सकता है। तो इस अद्भुत और बहुत ज्ञानवर्धक विषय को बहुत अच्छे से बताने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी का और हेमलता जी का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका सबसे ज्यादा तो आभार, और मैम के साथ मिला तो और इससे ज्यादा तो फिर और क्या चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। ये आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। हेमलता जी का मैंने मोबाइल नंबर ही यहाँ दिया है। आप जिनको भी कोई बातचीत करनी हो, कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, उनसे आप डायरेक्ट बात करें। जो भी विषय पे किसी भी तरीके की बातचीत करनी है, वो दोनों पढ़ाती हैं, तो आप उनसे पढ़ने के लिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।